समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज इस तीसरे भाग में हम कृषि विभाग और उसके प्रमुख विशेषता के बारे में जान लेंगे। हर किसान ने जमीन में बीज बोने से पहले जमीन को जांच कर खेती करना चाहिए। इसीलिए जमीन की मुख्य विशेषताएं क्या है, वो विशेषताएं बीज बोने से पहले जमीन में है या नहीं, हमको ये देखना चाहिए। बुआई से पहले ये जांच किए बिना बीज की खरीदारी भी नहीं करना चाहिए। जमीन देखकर शुरू करना चाहिए। मतलब जमीन में आवश्यक गुणधर्म है तो कितने तक है, इसकी जांच करने के बाद ही खेती करनी चाहिए। इस जमीन के प्रमुख लक्षण है 5। 1. सेंद्रीय कार्बन। 2. हाइड्रोजन का स्तर यानी कि पीएच लेवल। 3. घनत्व यानी कि डेंसिटी। 4. सूक्ष्म जीव यानी पौधे को फायदेमंद साबित होने वाले सूक्ष्म जीव। 5. पोषक तत्व। ये 5 लक्षण पहले हमें चेक करना चाहिए, उसके बाद ही बुआई करना चाहिए। ये 5 लक्षण किस मात्रा में होना चाहिए हम तीसरे भाग में देखेंगे। पहला, सेंद्रीय कार्बन। हम लोग पिछले 30 सालों से रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंद्रीय उर्वरक कम इस्तेमाल करने लगे। इससे जमीन में सेंद्रीय कार्बन की मात्रा कम हो गई। ये सेंद्रीय कार्बन 2 से 4% होना चाहिए। आप कभी भी अपनी जमीन की जांच करवाना चाहेंगे तो कार्बन की मात्रा जरूर चेक करवाना। कार्बन की मात्रा जरूर 2 से 4% होनी चाहिए, तभी अधिक उपज मिलेगी। सभी खरपतवार का पौधा सामना कर सकता है। कार्बन की मात्रा 2 से 4% रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। यह जमीन में कायम रखने के लिए सेंद्रीय उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। सेंद्रीय उर्वरक जैसे कि ज्यादातर गोबर तथा एरंडी की पाउडर, तेल, अन्य कुदरती चीजें जैसे घास फूस और मुर्गी की विष्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बाजार में कार्बन युक्त उर्वरक मिलने लगे हैं। प्रतिभा बायोटेक का पुडमी है 50% कार्बन वाला एकमात्र उत्पाद है। प्रतिभा बायोटेक के पुडमी में 50% कार्बन रहता है। छोटे दाने के रूप में रहता है। 1 एकड़ में 90 से 120 दिन के फसल में 40 किलो तक इस्तेमाल करना, जबकि फसल 150 से 180 दिन की हो तो 1 एकड़ में 60 किलो पुडमी इस्तेमाल किया तो कार्बन की मात्रा पर्याप्त होती है। मतलब कार्बन की मात्रा पूर्ण रूप से रहने से पौधे का जीवन चक्र पूर्ण होगा। कार्बन पर्याप्त होने पर अन्य आवश्यक सभी घटक जमीन को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा है जमीन का पीएच। हाइड्रोजन का स्तर जितना आवश्यक है उतना होना चाहिए। हम गंभीरता से नहीं लेते इसे। बहुत से किसानों को पीएच क्या है ये मालूम भी नहीं होता। यानी जमीन में हाइड्रोजन की मात्रा जितनी जरूरी है उतनी चाहिए। इसे 1 से 14 तक नापा जाता है। हमारे खेत के जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए। 7.5 से ज्यादा हो तो उस जमीन को क्षारीय जमीन कहते हैं। इसमें फसल ठीक से नहीं आती। 6.5 से हाइड्रोजन स्तर कम हो उस जमीन को आम्लीय जमीन कहते हैं। उसमें भी फसल ठीक से नहीं आती। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमारे जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच ये देखना चाहिए। ऐसे ही मिट्टी परीक्षण करते समय संबंधित अधिकारी को पूछना चाहिए, मुझे मेरे जमीन का पीएच चाहिए, मेरे जमीन का पीएच बताइए। ऐसे पूछने पर संबंधित अधिकारी जमीन के पीएच के बारे में जानकारी देंगे। हमारी
जमीन क्षारयुक्त है या अम्लयुक्त है, ये जांच करके हमें बदलना है। लेकिन पीएच लेवल न्यूट्रलाइज यानी कि स्थिरीकरण करने के लिए दुनिया में अब तक एकमात्र फर्टिलाइजर है, वो है कोकोली। ये पदार्थ ये है कि घोंघों से निकाला हुआ PAS आधारित बनाया गया फर्टिलाइजर है। इसके इस्तेमाल करने से जमीन के पीएच की मात्रा कम हो या ज्यादा 7 पर आ जाएगा। इसलिए पीएच का स्तर 7.5 से ज्यादा हो या 6.5 से कम हो तो भी हमारा फर्टिलाइजर कोकोली नाम का फर्टिलाइजर स्थिरीकरण करके पीएच स्तर को 7 पर लेके आता है। पीएच स्तर 6.5 से कम हो जाने के कारण पौधे पे पीलापन आ जाता है, पत्ते हरे भरे नहीं होते, उनका विकास नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण भी ठीक से नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि जमीन में मौजूद पोषक तत्वों का ग्रहण भी ठीक से नहीं होता। अगर पीएच 7.5 से ज्यादा होगा तो पत्ते झड़ने लगते हैं, पत्ते में गहरा हरा रंग दिखाई देता है। ये 2 लक्षण होंगे अगर पीएच कम हो या ज्यादा। पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होगा तभी पौधे का विकास स्वास्थ्यपूर्ण होगा। इस पीएच लेवल को अगर स्थिर रखना चाहते हैं तो ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कोकोली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। विविध अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है। 90 से 120 दिन की फसल हो तो 40 किलो कोकोली 3 अवस्था में देना। अगर 150 से 180 का फसल हो तो 60 से 80 केजी देना। इस तरह इस्तेमाल करने से आपके जमीन के पीएच लेवल का स्थिरीकरण होकर कोई भी समस्या नहीं आएगी, पौधे का विकास होता रहेगा। उसके बाद जमीन की सांद्रता, ये महत्वपूर्ण है। जैविक खाद का इस्तेमाल नहीं करने से उत्पाद क्षमता कम हुई है, जमीन का घनत्व बहुत बढ़ गया है। हमारे जमीन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? वो है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होनी चाहिए। इसके बीच हो तभी जमीन फसल के लिए पर्याप्त बन जाती है। जमीन में पर्याप्त नमी है, इसका पता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसका नापना थोड़ा मुश्किल है। लेबोरेटरी में जांच करके बता सकते हैं कि कितनी नमी है, लेकिन आपको समझेगा ऐसा मैं बताता हूँ। एक लीटर का डब्बा लीजिए। इस लीटर के डब्बे में थोड़ी भी नमी नहीं होगी ऐसी सूखी मिट्टी लेकर डब्बा खेत की मिट्टी से भरकर उसे जमीन पर फैलाकर, उसे हवा नहीं रहेगी ऐसा फैलाना चाहिए। उसका वजन देखने पर 1100 ग्राम से 1500 ग्राम मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह से पौधे की जड़ व्यवस्था ठीक से फैलने पर पौधे का विकास अच्छा होगा। जड़ मिट्टी में अच्छी तरह से फैलने से पौधे को पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे। इसलिए सांद्रता 1.1 से लेकर 1.5 तक होनी चाहिए। लेकिन हम जैविक उर्वरक छोड़कर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक जो वजनदार होते हैं उसका इस्तेमाल करने से वजनदार जमीन की सांद्रता अधिक बढ़कर मिट्टी कठिन बन गई है। इसी कारण जड़ व्यवस्था फैल नहीं सकती, जड़ को दूर तक फैलने का मौका नहीं मिलता। मिट्टी कठिन होने से सूरज की रोशनी मतलब सूरज की गर्मी जमीन में प्रवेश करने के बाद जमीन के नमी का बाष्पीकरण होता है। मतलब जमीन की सांद्रता जैसे बढ़ती है, जलधारणा की क्षमता कम होती है। इसलिए जमीन में इस सांद्रता को पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहिए। 1.1 से 1.5 तक सांद्रता रहेगी, इसी तरह हमें कोशिश करना चाहिए। इसके बाद सांद्रता 1.1 से 1.5 के बीच होने पर ही जमीन में हवा पहुंच पाएगी। मतलब जमीन में जब सांद्रता होगी तभी हवा जमीन में पहुंचेगी, प्राणवायु जड़ तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, जमीन में होने वाले सूक्ष्म जीव उन्हें भी प्राणवायु मिलेगा। इसलिए सांद्रता जमीन के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। चौथा है सूक्ष्म जीव। हम लोग जब मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तब सोचते हैं कि ये सिर्फ मिट्टी है, पर जिसमें हम बीज बोते, उर्वरक डालते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे खेत के जमीन में कई लाख सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। उसमें से कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी।
पौधे को फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु अधिक होने चाहिए, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। पौधे को हानिकारक जीवाणु कम होने चाहिए, लेकिन हाल में ऐसा नहीं हो रहा। जमीन में सेंद्रीय कार्बन की मात्रा काफी कम हुई है। इसकी वजह से हमारे जमीन में पौधे को फायदेमंद जीवाणुओं का जो आहार जैसे काम कर रहा है, सेंद्रीय कार्बन नहीं मिल रहा, जिससे उनकी पुनरुत्पत्ति कम होकर पौधे को फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु धीरे धीरे कम होकर पुनरुत्पादन के काबिल नहीं रहे। इसकी वजह से हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो गई। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का आहार क्या होता है? पौधा ही होता है। जड़ के आसपास रहकर जड़ में होने वाले पोषक तत्व, उन सभी को सूक्ष्म पौधे को हानिकारक जीवाणु, रोग फैलाने वाले जीवाणु जड़ का आहार खींच लेते हैं। इसलिए हमें यह करना है कि हानिकारक जीवाणु कम होने चाहिए और जो फायदेमंद है उसकी वृद्धि होनी चाहिए। अब हमारी जमीन में इसके विपरीत, मतलब उल्टा हो रहा है। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु 90% हो तो फायदेमंद सिर्फ 10% है। इसलिए हमको इस स्थिति को बदलना चाहिए। मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीव 10% है तो कीट का प्रादुर्भाव नियंत्रण में रहेगा। फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु 90% रहना चाहिए। ये बदलाव लाने के लिए हमें अपने जमीन में फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु को जमीन में मिलाना चाहिए। जीवाणु मिलाने से पहले कार्बन की मात्रा 2 से 4% रहना चाहिए। कार्बन के बिना सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन में रहने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इस पोषक आहार के बिना उनका पुनरुत्पादन नहीं होगा और वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले कार्बन की मात्रा जांच करनी होगी, तभी सूक्ष्म जीवाणु को मिलाना है। उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा हार्जाइनम, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबस्टिलिस, बैसिलस मेगाटेरियम, ऐसे कई प्रकार के माइकोराइजा, ऐसे कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जमीन को देना चाहिए। ऐसा करने से हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोककर फायदेमंद जीवाणुओं की संख्या में अपने आप वृद्धि होगी। ये पौधे को हर प्रकार से सुरक्षा कवच जैसा असर करेगी, कीटकों से पौधे बचाएगी। इसलिए हमें जमीन में फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें जैविक खाद, जैविक नियंत्रक इस्तेमाल करने से पहले जमीन में कार्बन रहना जरूरी है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ कार्बन होगा तभी पुनरुत्पादन ठीक से होगा। लोगों में सजगता नहीं होने से बिना कार्बन से बायोफर्टिलाइजर्स और बायोफंगिसाइड्स इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे परिणाम नहीं मिला। निश्चित रूप से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके आहार के बिना उन्हें जमीन में देने से कुछ लाभ नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के बाद 2 से 4% सेंद्रीय कार्बन होना जरूरी है। अब 5वां लक्षण, पोषक तत्व। पौधे को 16 प्रकार के पोषक द्रव्य जरूरी है। 16 प्रकार के पौष्टिक मूल्य, 16 प्रकार के तत्व पौधे के जीवन विकास प्रक्रिया का भाग है। हम लोग हर बार यूरिया, डीएपी और पोटैश, इन तीनों के पीछे दौड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक द्रव्य पौधे को जरूरी है। ये सभी 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक द्रव्य हमारे जमीन में होना चाहिए। ये सभी 5 लक्षण समृद्धि या पूरी तरह से रहने से हम किसी भी विविध प्रकार के पौधे को जलवायु परिवर्तन होने पर भी पौधा उन्हें सहन करके अच्छा उत्पाद देगा। ये 16 प्रकार के पोषक द्रव्य क्या है, इन्हें कौन से अनुपात में और कौन सी दशा में कैसा उपयोग करना चाहिए, ये हम चौथे विभाग में जान लेंगे। हर किसान को इन 5 लक्षणों के बारे में सजग रहना चाहिए। 1. सेंद्रीय कार्बन। ये सेंद्रीय कार्बन 2 से 4% रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 0.1 से 0.2 तक है। सेंद्रीय कार्बन बढ़ाने के लिए कार्बन युक्त उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर का खाद, घास फूस, मुर्गे का मलमूत्र, एरंडी का भूसा आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो पुडमी ब्रांड का प्रतिभा बायोटेक का उर्वरक दाना उपलब्ध है। उसमें 50% कार्बन होगा, इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, पीएच लेवल। पीएच लेवल
ये 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो क्षारीय और कम हो तो अम्लीय जमीन कहते हैं। क्षारीय और अम्लीय जमीन में फसल नहीं आती, इसलिए पीएच का स्तर 6.5 से 7.5 तक निश्चित करना चाहिए। ये नियमित करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कोकोली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद सांद्रता। अगर हम कार्बन, पीएच स्तर और सूक्ष्म जीवाणु ये सभी नियंत्रण में रखेंगे तो हमारी जमीन की सांद्रता निश्चित रूप में नियमित रहेगी। हमारे जमीन की सांद्रता 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होना चाहिए। ये भी जांच कर लीजिए। इसके बाद सूक्ष्म जीवाणु। हमारे पौधे को लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु अधिक यानी 90% होना चाहिए तथा हानि करने वाले सूक्ष्म जीव 10% होना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल करना थोड़ी मुश्किल है, पर आप ये भी कर सकते हैं कि फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु जो बाजार में उपलब्ध है उन सभी को आप सेंद्रीय कार्बन के साथ मिलाकर जमीन को दीजिए। इस तरह हर साल करना चाहिए। एक बार करने के बाद निराश होकर बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। हर साल इन सभी को जमीन में देना चाहिए, तभी हमारी जमीन बेहतर होगी। इसके बाद जैसे कि पहले बताया है, 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक द्रव्य जमीन में उपलब्ध होना जरूरी है। ये सभी लक्षण हमारे जमीन में मौजूद होना आवश्यक है। इन 5 लक्षणों को अच्छे से जांच करने के बाद ही किसी भी तरह का बीज अपने जमीन में बो सकते हैं। इन सभी लक्षणों की जांच करने वाला किसान जरूर अच्छी उपज ले सकता है। इसलिए हर किसान ने इन 5 लक्षणों को अच्छे तरह से याद रखना जरूरी है। हमें यूरिया, डीएपी, पोटैश से भी ये 5 गुण होना बहुत जरूरी है। ये सभी लक्षण पर्याप्त होने के बाद अगर हम बीज बोएंगे तो अपेक्षित फसल जरूर आएगी। इसलिए हर किसान को इन 5 गुणधर्म को जरूर जांच करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और इससे ये तीसरा भाग हमारी कृषि भूमि और उसके लक्षण यहाँ समाप्त। चौथे विभाग में पौधे को आवश्यक पोषक मूल्य, उन्हें कौन सी अवस्था में कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और उनका क्या कार्य है, इसके बारे में जान लेंगे। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को सहयोग देने वाले किसानों को मेरा धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिखाए बेल आइकॉन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपको कोई संदेह हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके संदेह का निराकरण करेंगे। मैंने जिस विषय की बात की है उसके प्रति अगर आपको विश्वास है तो आपके साथी अन्य किसानों को भी जरूर शेयर कीजिए। शेयर करके हर किसानों को पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल की शुरुआत आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए की है। अगर आप आपके साथी 10 किसानों को ये जानकारी दोगे तो इस कृषि उद्योग को लाभ प्रदान करने वालों में से आप एक होंगे। इसलिए हर किसान इसमें सहभागी होगा ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।